हम लोग बात कर रहे थे आपका धारा 6 इस पर बात चल रही थी, नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 हेतु तैयारी आचरण, ये सुसंगत है, इस पर बात हो रही थी। और एक बात हुई थी कि हेतु क्या है? प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। और ये इंस्पिरेशन आपको जिन तथ्यों से हासिल होती है, उन तथ्यों की जानकारी करना अन्वेषक के लिए कठिन है, क्योंकि आप मन में प्रेरणा ये हासिल करते हैं और आपके मनों में क्या चल रहा है ये ईश्वर जान सकता है, आप जान सकते हैं। ठीक है, यद्यपि अन्य लोग भी जान सकते हैं, आपके कामों से अनुमान लग सकता है, लेकिन कामों की एक पूरी श्रृंखला, इसे देखना पड़ेगा, तब यह अनुमान लगाना आसान होगा कि आप किस प्रेरणा से प्रेरित होकर एक पर्टिकुलर दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आवश्यकता ये बड़ी फौरी तौर पर दिखाई देती है। आप कोई भी काम किस आवश्यकता के कारण कर रहे हैं या आपके किसी कार्य के लिए क्या करणीभूत है, किस कारण से आपने ऐसा किया है, यह बड़ा स्पष्ट और बड़ा आसानी से दिखाई देने वाली चीज है। तो आवश्यकता जो कारण को जन्म देती है, ये कहां रिलीवेंट है? सेक्शन 7 पिछला एविडेंस एक्ट और वर्तमान आपका सेक्शन 5 प्रसंग के रूप में। प्रसंग यानी काज और हेतु यानी मोटिव। ये बात हम लोगों ने की थी। हेतु तैयारी भी सुसंगत हो। तैयारी हमने कहा था, तैयारी आपने की है किसी भी काम को करने की, यह तैयारी किस वस्तु स्थिति का नाम है। तो हमने आपसे बात की थी कि तैयारी उस वस्तु स्थिति को कहते हैं जब आप उन साधनों का एकत्रीकरण ये करते हैं जिन साधनों के माध्यम से किसी काम को करना है। ठीक है, तो हेतु तैयारी और ये मानवीय अनुभव और ज्ञान का विषय कि आप किसी भी परिस्थिति को अस्तित्व में लाना चाहेंगे, अर्थात कोई भी काम करना चाहेंगे। आप कोई भी काम करते हैं तो किसी परिस्थिति इसी को अस्तित्व में लाते हैं। किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाना ही काम का किया जाना यह कहा जाता है। आप किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाएं तो उस परिस्थिति को अस्तित्व में लाने के लिए निश्चित प्रकार के साधन ये चाहिए और उन साधनों का एकत्रीकरण यही तैयारी कहलाता है। और उन साधनों का एकत्रीकरण करते आपको कोई डेफिनेटली देखेगा। ये तो संभव है कि विवादित तथ्यों को अस्तित्व में लाते हुए आपको कोई ना देखे, क्योंकि वो आप छुपकर ये भी कर सकते हैं। लेकिन विवादित तथ्यों, ठीक है, विवादित तथ्यों को अस्तित्व में लाने के लिए जिस तैयारी की जरूरत, जिस संसाधनों की जरूरत है, उनका एकत्रीकरण आप छुप छुपाते कर लो, संभव नहीं है। कहते हैं ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे नहीं होती। ऊंट की चोरी करनी है तो फिर दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए तैयारी का साक्ष्य ये आपका नए अधिनियम की धारा 6 इसमें रिलेवेंट हुआ और पुराने में धारा 8 में। फिर कहता आचरण, कंडक्ट, ये रिलेवेंट। कंडक्ट किसका किसका? तो कहता है पक्षकारों का, उनके अभिकर्ताओं का, और जहां मामला दांडिक विचारण का है वहां उस व्यक्ति का आचरण भी सुसंगत है जिसके विरुद्ध किया गया अपराध कार्यवाही की विषय वस्तु है। यानी ये पीड़ित का आचरण है। और आपसे बात हुई थी कि पीड़ित का आचरण इसे रिलीवेंट बनाने का कारण क्या है, क्योंकि दांडिक मामलों में अक्सर अभियोजन का दायित्व ये राज्य ये स्वीकार कर लेता है। इसलिए पीड़ित मामले का पक्षकार हो ये बहुधा नहीं होगा और उसके आचरण से विवादित तथ्यों के संबंध में कितनी उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं, इसका उदाहरण विभिन्न मुकदमों में आपकी किताबों में नोट है।
यद्यपि वो मुकदमे प्रिवी काउंसिल और स्वतंत्रता से पूर्व के युग के, लेकिन इसके बाद भी वे आज भी उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जितने प्रासंगिक वे उस समय थे। जो लीगल सिचुएशन है, उस लीगल सिचुएशन को अभिव्यक्त करने की उनकी सामर्थ्य आज भी उतनी ही है जितनी वो उस समय थी, और इसीलिए उन मुकदमों को आज भी उन किताबों में स्थान दिया गया है, और वे मुकदमे आज भी ओवर रूल ये नहीं हुए। इसलिए उनमें वर्णित सिद्धांत सत्यता का उतना ही प्रदर्शन कर रहे हैं जितना आज की तिथि पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डिसाइड किया गया कोई मुकदमा। आपने रिचर्डसन का मामला देखा था। रिचर्डसन तो इंग्लैंड के न्यायालयों द्वारा निर्णीत मामला है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन कितनी कंप्लीट होनी चाहिए इस विषय पर उसमें पर्याप्त प्रकाश है, और वही सिद्धांत आज तक कंटिन्यू है। उस सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं है। इसलिए हम उन मुकदमों को देखते हैं। आप आचरण के साक्ष्य के संबंध में वो कितना महत्व का होता है। यदि वह पीड़ित का आचरण है तो वह कितने महत्व का होता है। क्वीन इंप्रेस बनाम अब्दुल्ला, क्वीन इंप्रेस बनाम अब्दुल्ला प्रिवी काउंसिल इसके द्वारा डिसाइडेड है। या तो प्रिवी काउंसिल या तत्कालीन जो न्यायालय रहे होंगे भारत में उनमें से किसी डिसाइडेड है। किससे डिसाइडेड है यह हमें ध्यान नहीं, क्योंकि यह हमारे लिए महत्व की बात भी नहीं है। हमारे लिए लॉ पॉइंट यह महत्व की बात है। वो लॉ पॉइंट किसने दिया इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप कानून के अध्येता के रूप में, आप कानून जानने वाले के रूप में आपकी भूमिका क्या है इसे समझ लेना चाहिए। कानून जानने वाला है, कानून का जो विद्यार्थी है उसके लिए हमेशा महत्व की बात यह होती कि क्या कहा गया। उसके लिए महत्व की बात यह नहीं किसने कहा, चाहे जिसने कहा। अगर बात ठीक है खुद में तो बस ठीक है। वो सत्र न्यायालय ने कहा या उच्चतम न्यायालय ने कहा, अथॉरिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब आर्गुमेंटेशन विकसित किया जाएगा तो फिर सत्र न्यायालय में कही गई बात का भी मूल्य कम नहीं है। ठीक है, आर्गुमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट सुप्रीम कोर्ट की बात ज्यादा प्रभावी होगी। लेकिन जो अथॉरिटी है अगर वो गलत है तो वो अपनी बात को परिवर्तित ये भी करेगी। तो क्वीन इंप्रेस बनाम अब्दुल्ला आज भी रिलीवेंट है, आज भी उस विधि सिद्धांत को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है जो धारा 6 नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ठीक है अधिनियमित हुआ है। आचरण क्वीन इंप्रेस बनाम अब्दुल्ला में है क्या। लड़की जो कि अपराध से ठीक है पीड़ित है, उसका गला इस कदर काटा गया है कि वो बोल नहीं सकती है। अस्पताल में उससे पूछा गया किसने मारा है, वो जो कुछ कह रही थी वो समझा ही नहीं जा सका। विभिन्न नाम लिए गए कि इसने मारा इसने मारा। जब हत्यारे का नाम आया, क्योंकि कालांतर में वो मर गई, उस समय जीवित थी, तो जब हत्यारे का नाम आया तो उसने स्वीकृति कारक चिन्ह ये बनाया। लेकिन चिन्ह बनाने के लिए उसकी कुहनी को सहारा देकर मां ने उसके हाथ खड़े किए थे। इन्हीं सबके ऐसे से करती रही, और जब हत्यारे का नाम आया तो उसने ऐसे से किया, उसने स्वीकृति कारक चिन्ह बनाया। प्रश्न ये है कि ये जो कहा उसने ये उसका आचरण ठीक है आचरण के रूप में सुसंगत ये माना ठीक है, ये माना जाना चाहिए, क्योंकि एक आचरण का साक्ष्य सुसंगत है धारा 8 में किता हेतु तैयारी और आचरण। और ऐसे कथन खाली कथन ये धारा 8 में सुसंगत नहीं है।
अगर आपने सिंपल मियर स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के हैं तो वो धारा 8 में सुसंगत नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 6, ये जो पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम है रेजिस्टे के रूप में, और नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 4 रेजिस्टे, वहां तो कथन सुसंगत हो सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वीकृतियां संस्वीकृतियां, वहां भी कथन सुसंगत हो सकते हैं। मृत्युकालिक कथनों के रूप में कथन सुसंगत हो सकते हैं, लेकिन धारा 8 में अगर कथनों को सुसंगत होना है तो उन्हें आचरण से प्रभावित ये होना चाहिए, यह कथन ऐसे हो जो आचरण पर प्रभाव डाल रहे हो, क्योंकि धारा 8 में आचरण सुसंगत है, ठीक है, कथन सुसंगत नहीं है। अब प्रश्न यह है कि लड़की ने हाथ से जो कुछ कहा यह कथन माना जाए क्या? अच्छा, हाथ से जो कुछ उसने किया उसे कंडक्ट तो आप मान नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ उसने किया वो प्रश्नों के जवाब में किया। जब उससे पूछा गया कि हत्यारा कौन है तब उसने हाथ हिलाए। अगर प्रश्न ही ना होता तो उसने हाथ हिलाया ही ना होता। प्रश्न अगर नहीं पूछा जाता उससे हत्यारा कौन, तो उसकी ओर से हाथ नहीं हिलाया गया होता। हाथ उसने इसलिए हिलाया क्योंकि प्रश्न आया, इसलिए इसे कथन माने, यह कंडक्ट माने। अगर कंडक्ट है यह तो इसे इंडिविजुअल स्वतंत्र यह होना चाहिए, और फिर कंडक्ट के साथ साथ अगर ये कोई आचरण करे तो उस कथन को भी सुसंगत धारा 8 बना रही है, क्योंकि धारा 8 कहती है कि ऐसे कथन जो कंडक्ट से प्रभावित है या ऐसे कथन जिनका कंडक्ट पर प्रभाव पड़ रहा है, दोनों सुसंगत है। और इस मुकदमे के जो न्यायाधीश वो इसी मुद्दे पर आकर डिफरेंट व्यू ये दे रहे हैं। जो माना गया मुख्य न्यायाधीश पैथरम इसे डिसाइड कर रहे थे, उन्होंने और एक दूसरे न्यायाधीश ने इसी दृष्टिकोण से मान्यता दी। उनका कहना था कि कंडक्ट यहां सुसंगत है, कंडक्ट हुआ हो और फिर कंडक्ट के साथ साथ कुछ कथन भी हुआ हो तब तो बात ठीक है, धारा 8 में सुसंगत हो जाएगा, क्योंकि कंडक्ट सुसंगत है। और कंडक्ट कैसे होगा? इंडिविजुअल होगा, स्वतंत्र होगा। इस मामले में कंडक्ट हुआ ही नहीं। लड़की से पूछा गया हत्यारा कौन, फिर उसने जो कुछ किया वो कंडक्ट नहीं है, बल्कि वो लिखित कथन करने से अन्यथा किया गया कथन है। मौखिक नहीं कह रहे हैं, लिखित कथन करने से अन्यथा किया गया कथन। क्योंकि जब आप इशारों से कुछ बताते हैं तो लिखित कथन वो नहीं है, इतना तो माना जा सकता है कि वो लिखित कथन नहीं है। लेकिन मौखिक कथन उसे आप मान भले ही लें, लेकिन वो मौखिक कथन है नहीं। होना और मानना ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना? होना और मानना।
यद्यपि यह ठीक है कि धारा 119 पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो ये कहता है कि मौखिक साक्ष्य की परिभाषा में वो कथन भी आएगा जिसे लिखित रूप में नहीं किया गया है बल्कि किसी अन्य तरीके से किया गया है। और क्या लिखा है वहां? यथा, ठीक है, लिखकर। मौखिक कथन, मौखिक साक्ष्य की परिभाषा में, ठीक है, वो कथन भी आएगा जिसे बोलकर नहीं किया गया है। ठीक है, यथा लिखकर उदाहरण उसने दिया, लेकिन साक्ष्य न्यायालय में दिया जाएगा और 119 कहती भी है, किंतु साक्षी को यह कथन खुले न्यायालय में ही करने होंगे। ठीक है, यहां मामला न्यायालय में नहीं चल रहा है, लड़की अस्पताल में है। लड़की कहां है? अस्पताल में। उससे हत्यारे का नाम यह पूछा गया है। हत्यारे का नाम पूछने पर उसने स्वीकृति कारक चिन्ह बनाया है। प्रश्न यह है कि आचरण है या कथन? प्रश्न तो यह हो रहा है, मुख्य न्यायमूर्ति का कहना है यह आचरण नहीं है, क्योंकि आचरण इंडिपेंडेंट होता है, प्रश्न में होता। तो लड़की ने कुछ न किया होता, और जो प्रश्न न होता तो लड़की ने कुछ न किया होता, तो इसे कंडक्ट कैसे मान लें? और धारा 8 स्पष्टीकरण में जो कहती है वो ये कि अगर कोई ऐसा कथन है, ठीक है, अगर कोई ऐसा कथन है जो आचरण को प्रभावित करता है, या कोई ऐसा कथन है, ठीक है, जिससे आचरण प्रभावित हो जाता है, तो वो कथन भी सुसंगत हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अ कंडक्ट। कंडक्ट तो हो। यहां कंडक्ट कहां है? वो कहते हैं यहां कंडक्ट तो है ही नहीं। यहां तो लड़की का हाथ हिलाना कथन के समतुल्य है। उसने हाथ हिलाकर कथन किया है, जो लिखकर कथन करने से भिन्न है। ठीक है ना? उसने लिखकर कथन नहीं किया है, लेकिन जो कुछ किया वो कथन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसे कथन के रूप में ग्राह्य करेंगे, और कथन के रूप में ग्राह्य करने की दशा में धारा 8 के अंतर्गत यह ग्राह्य नहीं हो सकता। अब धारा 8 में ग्राह्य नहीं हो सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि कथन अग्राह्य हो गया, यह नहीं है इसका मतलब। क्यों? इसलिए अग्राह्य नहीं हुआ क्योंकि पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 और नए की 3 ये घोषित करती है कि वो सभी साक्ष्य जो विवादित तथ्यों के संबंध में है या सुसंगत तथ्यों के संबंध में है, वो सारा साक्ष्य ग्राह्य है। ठीक है, और सुसंगत तथ्य वे तथ्य हैं जो विवादित तथ्यों से अर्थात किसी दूसरे तथ्य से संबंधों के उस प्रकार से संबंधित हैं, संबंधों का जो प्रकार एतस्मिन् पश्चात वर्णित है, ये सुसंगत तथ्य की परिभाषा में लिखा है। और एतस्मिन् पश्चात जो वर्णित है वो कहां? पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 6 से लेकर 55 तक, और नए में 2 घटाने, यानी आपका कहां से? 4 से लेकर 53 तक। ठीक है, तो यह स्थिति उभर कर आ रही। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई साक्ष्य, ये धारा 8 पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, धारा 6 नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें विसंगत हो भी गया
तो वो अग्राह्य हो गया, ऐसी बात नहीं है। वो इस पर्टिकुलर धारा में असंगत और विसंगत ये हो गया, लेकिन वह अग्राह्य हो गया ये तो बात नहीं है। वह किसी अन्य सेक्शन में ग्राह्य ये हो सकता है। और न्यायमूर्ति जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इसी बिंदु पर काम किया और उन्होंने कहा कि लड़की का ये जिसे आप आचरण कहते हैं, जिसे आप कंडक्ट कहते हैं, इसे कंडक्ट नहीं माना जा सकता। ये कंडक्ट है ही नहीं। ठीक है, ये स्टेटमेंट के तुल्य है, ये स्टेटमेंट के तुल्य है। वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए एक प्रश्न उसके सामने रखा गया। उस प्रश्न के जवाब में वो मुंह से भी कुछ कह सकती थी, और चूंकि मुंह ठीक है कुछ कहने में असमर्थ था, क्यों, गला कटा हुआ था, वोकल कार्ड क्षतिग्रस्त थी, इसलिए बोलने से अन्यथा कथन करना ये उसने स्वीकार किया, और बोलने से अन्यथा उसने हाथ के इशारे से कथन किया। और प्राचीन काल से लेकर आज तक ये बात मान्य है कि आप बोलकर भी और बोलने से अन्यथा भी अपने को अभिव्यक्त ये करते हैं। बोलकर भी तो खुद को आप अभिव्यक्त यही करते हैं ना। इसीलिए आपका अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। केवल बोलने की नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यह ठीक है कि आप अधिकांश समय खुद को बोलकर ही अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए विधायिका ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आपको दी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर खाली एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता होती तो भी काम चल गया होता, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण होता है विधायिका उसको अलग से ठीक है उल्लिखित कर देती है। ये हम लोगों के ठीक है दैनिक जीवन की प्रणाली ये भी है। जैसे एक स्थान महत्वपूर्ण है, हम आपको वहां भेजना चाहते हैं, तो हम उस स्थान का नाम लेंगे कि अमुक स्थान पर जाना, और फिर जहां मन आए चले जाना। अन्य स्थानों का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रमुख जो होता है उसे लोग उल्लिखित कर देते हैं। विधायिका ने भी यही किया। यह सही है कि अधिकतम लोग अधिकतम समय पर अपने को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन यह गलत है कि बोलने से अन्यथा खुद को अभिव्यक्त किया ही नहीं जा सकता। यह गलत है। आप डांस करके ठीक है आप चेहरे की भावभंगिमा में परिवर्तन लाकर खुद को अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि सिर्फ बोलकर अभिव्यक्त किया जाता है। हां यह ठीक है कि अधिकतम लोग अधिकतम समय पर खुद को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं। दैट इज वाई वह फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको मेंशन कर दिया। अदरवाइज केवल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये दिया होता तो भी बात पूरी हो जाती है, क्योंकि बोलना अभिव्यक्ति का भाग है। न्यायमूर्ति जो इस मुकदमे को डिसाइड कर रहे हैं उनमें से कुछ इस मत के हैं कि यह कंडक्ट नहीं है, इट इज अ मियर स्टेटमेंट, बस। हां यह ठीक है कि इस स्टेटमेंट को बोलने से अन्यथा किया गया है, ठीक है, बोलकर इस स्टेटमेंट को नहीं दिया गया, और स्टेटमेंट हमेशा बोलकर आएगा यह आवश्यक नहीं। उसका ये जो हाथ हिलाना है यह कथन के समतुल्य है, क्योंकि आचरण स्वतंत्र होता है, और यहां आचरण लड़की का होता ही नहीं, या उस आचरण का कोई महत्व नहीं होता। हाथ पैर फेंकते हैं लोग दर्द में,
उस आचरण का कोई मूल्य ये न रहा होता अगर प्रश्न ना आया होता। इसके मतलब प्रश्न के जवाब में जो कुछ कहा गया वह कथन है, और कथन सिंपल मियर स्टेटमेंट इज नॉट रिलीवेंट अंडर दिस सेक्शन। ये नहीं कह रहे कि स्टेटमेंट इज इररिलीवेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ग्राह्य है, रजिस्टर के तौर पर स्टेटमेंट ग्राह्य है, एडमिशन के तौर पर स्टेटमेंट ग्राह्य है, कन्फेशन के तौर पर स्टेटमेंट ग्राह्य है, मृत्युकालिक कथन के रूप में, लेकिन यहां ग्राह्य नहीं। इसलिए उस निर्णय में भाग लेने वाले न्यायाधीशों में दो इसमत के हुए, क्योंकि लड़की का कथन ग्राह्य है, किंतु धारा 8 में नहीं बल्कि मृत्युकालिक कथन के रूप में, डीडी डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में। क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन उसकी डेफिनेशन पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 32, ऐसा कोई कथन जो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो मर चुका है और जो किससे संबंधित है, जो उस व्यक्ति की मृत्यु के संव्यवहार से संबंधित है, मृत्यु के कारण से नहीं कहा उसने, ये तो मृत्यु के कारण से संबंधित है, ये भी कहा मृत्यु के कारण से संबंधित है या उस संव्यवहार से संबंधित है जिस संव्यवहार में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उन दोनों में से एक प्रकार का कथन है वो, ठीक है, तो वह हर उस मामले में सुसंगत है जिसमें उसकी मृत्यु प्रश्नगत हो गई है, और फिर उस व्यक्ति ने वह कथन जिस व्यक्ति के समक्ष किया, वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होकर उस कथन का साक्ष्य दे सकता है जो मृत्यु के कारण पर या मृत्यु के संव्यवहार पर प्रकाश डालता है। साथ ही यह भी कहता है कि भले ही उस कथन को करने के समय उसे मृत्यु की कोई प्रत्याशंका रही हो या न रही हो, बशर्त इतनी हो कि आज की डेट पर जीवित न हो। और इंग्लैंड और हिंदुस्तान में यही बेसिक फर्क है। जब 32 पर बात करेंगे तो हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन प्रासंगिक है इसलिए बताए देते कि इंग्लैंड में स्थिति क्या है। इंग्लैंड में पोजीशन यह है कि मृत्युकालिक कथनकर्ता को कथन करने के समय अगर मृत्यु की आशंका नहीं रही है तो अग्राह्य है। हिंदुस्तान में यह स्थिति नहीं है, और आपको आश्चर्य होगा कि इस विषय पर जिन्हें आप बहुत लर्नेड मानते हैं लामे, वो भी गलत होते हैं। वो भी ये मानते हैं कि कथन करने के समय मृत्यु की प्रत्याशंका कथनकर्ता को रहनी चाहिए, तभी वो रिलीवेंट होगा, जबकि ये इंग्लैंड का कानून है, ये हिंदुस्तान का कानून नहीं है। हिंदुस्तान का कानून ये है कि कथनकर्ता को कथन करने के समय मृत्यु की आशंका थी या नहीं थी इससे मतलब नहीं है, बस वो आज की डेट पर जिंदा नहीं है, इतना काफी है। और अगर आज की डेट पर जिंदा है तो उसके उस कथन का उपयोग किस तरह होगा ये जब धारा 32 बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना बता देते हैं। तब वो अन्य जिस रूप में यानी 145 157 जहां भी रिलीवेंट होता हो, ये पुराने साक्ष्य अधिनियम की धाराएं हम कोट कर रहे हैं, नए में ये न्यूमेरिकल ऑर्डर में बदल गई होगी, ठीक है, तब वो वहां रिलीवेंट होगा। तो यहां न्यायमूर्ति गण इस बात पर एक मत है कि लड़की ने ये जो कुछ किया ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, और चूंकि ये स्टेटमेंट है जो आचरण के साथ नहीं है, जो कंडक्ट के साथ नहीं है, इसलिए ये धारा 8 में ग्राह्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन ये कहता है स्पष्टीकरण में कि इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हो।
किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कहता है इस धारा में कथन केवल तब सुसंगत होंगे जब वे आचरण के साथ साथ हों और आचरण को स्पष्ट करने वाले हों। तो व्यक्ति घायल है, दर्द से चिल्ला रहा है और घायल करने वाले का नाम ये ले रहा है, तो घायल करने वाले का नाम लेना ये क्या है? कथन करना है। और दर्द से चिल्लाना, ठीक है, ये आचरण भी है और चिल्लाना इस आचरण के साथ साथ है, और चिल्लाना स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, किसे? आचरण को स्वयं स्पष्ट कर रहा है कि वह चूंकि नाम ले रहा है घायल करने वाले का, इसका मतलब वो किसी दुर्घटना में घायल नहीं हुआ है, वो किसी दुर्घटना में घायल नहीं है, क्योंकि घायल तो दुर्घटना में भी हो सकता है। ठीक है, तो उस संव्यवहार की प्रकृति पर प्रकाश डाल रहा है, वो कथन है लेकिन आचरण के साथ साथ है और आचरण को स्पष्ट करने वाला है, और वह आचरण विवादित तथ्यों पर, ठीक है, एक प्रकाश ये डाल रहा है। ये कथन सुसंगत है स्पष्टीकरण के मुताबिक। कथन सुसंगत है लेकिन वह आचरण के साथ साथ हो, और उसमें दूसरी विशेषता यह हो कि वह आचरण को स्पष्ट करने वाला हो, कि आचरण निश्चित रूप से विवादित तथ्यों से प्रभावित है। ये स्पष्टता, ये स्पष्ट करने वाला कथन ये होना चाहिए, तभी वो धारा 8 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत ग्राह्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। और यहां न्यायाधीश महोदय कह रहे हैं स्थिति यह है ही नहीं, क्योंकि कोई प्रश्न न होता तो कोई कंडक्ट न होता। ठीक है, कंडक्ट इसलिए है, जिसे आप कंडक्ट कह रहे हो वो इसलिए है क्योंकि प्रश्न है, इसलिए ये कंडक्ट नहीं है, ये प्रश्न का उत्तर है, ये प्रश्न का उत्तर है, और प्रश्न का उत्तर कथन है। स्पष्टीकरण के मुताबिक कंडक्ट तो हो, कंडक्ट, आप कंडक्ट इसे समझ रहे हो, दही के धोखे चूना चाट रहे हो, क्योंकि चूना और दही इसमें सादृश्यता है, इसलिए उस सादृश्यता से आप भ्रम में पड़ रहे हो, और भ्रम के कारण चूने को दही या दही को चूना ये मान रहे हो। ऐसे ये आपको कंडक्ट लग रहा है, इनफैक्ट ये कंडक्ट नहीं है, ये तो उत्तर है, क्योंकि कंडक्ट होता तो स्वतंत्र होता है, और फिर उस स्वतंत्र कंडक्ट के साथ कोई कथन होता जो कि इस कंडक्ट को स्पष्ट करने की प्रवृत्ति रखता, डेफिनेटली ग्राह्य था। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी दशा नहीं है, क्योंकि इस दशा में जो कुछ कहा गया, जो कुछ किया गया, वह आपको लग रहा है कंडक्ट है, क्योंकि कंडक्ट के सादृश्य है, वो बोलने से अन्यथा कर दिया गया, इसलिए आप आम जन की बुद्धि के अनुसार काम कर रहे हो और इसे कंडक्ट मान रहे हो, जबकि ये कंडक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, कथन है, और यह कथन प्रश्न के उत्तर में है, प्रश्न होता कथन न होता। ठीक है ना, वो कथन जिसे आप कंडक्ट समझने की भूल कर रहे हो, इसलिए ये कथन है, और केवल कथन यहां ग्राह्य नहीं हो सकता। यद्यपि यहां अग्राह्यता का कोई असर किसी अन्य उपबंध में इसकी ग्राह्यता पर पड़ेगा ही नहीं, ये स्पष्टीकरण स्वयं कहता है, इसलिए ये मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य है। ठीक है ना, हिंदुस्तान में डिसाइड कर रहा है, लड़की मर चुकी है, भले ही उसे कथन करने के समय अपनी मृत्यु की आशंका थी नहीं थी, इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए जिनके समक्ष उसने ये कथन किया, यानी डॉक्टर, पुलिस वाले, जो भी रहे हों, वे यदि आएंगे तो उनके द्वारा इस कथन का साक्ष्य दिए जाने पर ग्राह्य है, लेकिन इस सेक्शन में ग्राह्य नहीं। और जब एलएलबी में हम थे तो हमें ये
मुकदमा बहुत दुखी करता था। कारण यह था कि हम समझ ही नहीं पाते थे, ठीक है, कि अन्य उपबंध में यह सुसंगत है। एक जगह हम देखते थे कि मुख्य न्यायमूर्ति ने कह दिया यह ग्राह्य है, और फिर वो ग्राह्य भी हो जाता था, समझ में नहीं आता था, कुछ तय नहीं हो पाता था। और हम भी वैसे ही सोचते थे और ये कहते थे कि भाई जब मुंह से नहीं बोली तो है तो आचरण ही, और आचरण सुसंगत है तो होना चाहिए ग्राह्य। लेकिन अब बात उनकी समझ में आती है, मुख्य न्यायमूर्ति ठीक कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे न्यायमूर्ति महमूद हैं, वो कहते हैं कि आप स्पष्टीकरण 2 देखें। वो कहते हैं स्पष्टीकरण 2 कहते हैं जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत है। श्रवण गोचरता यानी जहां तक आदमी की श्रवण शक्ति गोचर कर रही है, यानी जहां तक उसकी श्रवण शक्ति का विस्तार है। आपकी श्रवण शक्ति का विस्तार असीमित नहीं है, आपकी श्रवण शक्ति, ठीक है, उसका विस्तार सीमित है। और इस मामले में तो आप दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि ईश्वर की जितनी, ठीक है, कायनात है उसमें श्रवण शक्ति के मुकाबले आप बहुत पीछे खड़े हैं। आपको बहुत सारी अपश्रव्य तरंगे ही तो सुन पाते हैं, पराश्रव्य और अपश्रव्य ये तरंगे तो आप सुन ही नहीं पाते हैं। और क्योंकि ऐसी मखलूक ईश्वर की मौजूद है जो उन तरंगों को सुनने में सक्षम है। आपकी श्रवण शक्ति का विस्तार ये बहुत दूर तक है भी नहीं, लेकिन जहां तक भी है तो न्यायमूर्ति महमूद इस स्पष्टीकरण 2 पर रिलाई ये कर रहे हैं। उनका कहना है जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, पीड़ित का आचरण सुसंगत है, पीड़ित का आचरण ये सुसंगत है, इससे तो कोई इनकार है ही नहीं। जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब कहता है उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में, तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में, खाली उपस्थिति नहीं, वो उपस्थित है, इतनी दूर उपस्थित है कि उसकी श्रवण गोचरता में कथन किया गया है माने नहीं जा सकता। दिख रहा है, उपस्थिति तो देखने से तय होगी, ठीक है ना, उपस्थिति तो देखने से तय होगी, तो उपस्थिति अलग बात है। लेकिन श्रवण गोचरता और उपस्थिति में किया गया कथन ये डिफरेंट बात है। लेजिस्लेचर बेवकूफ नहीं है, लेजिस्लेचर एक एक शब्द चुनकर रखती है सेक्शन में, वहां कुछ भी अनावश्यक नहीं है। इसलिए लेजिस्लेचर द्वारा प्रयुक्त एक एक शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा और उसका सम्यक अर्थान्वयन यह करना पड़ेगा। न्यायमूर्ति महमूद कहते हैं, ठीक है, स्पष्टीकरण 2 यह कह रहा है कि जबकि किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत है। उनका कहना है कि भाई पीड़ित का आचरण सुसंगत है, इसमें कोई दो मत नहीं, तो पीड़ित की उपस्थिति में, ठीक है, कहता है तब पीड़ित से या पीड़ित की उपस्थिति और श्रवण गोचरता में कोई यदि ऐसा कथन किया जाए जो उसके आचरण पर प्रभाव डाल दे तो वो भी सुसंगत है। वो कहते हैं डॉक्टर या जिसने भी पूछा कि हत्यारा कौन, क्या ये हत्यारा है, तो ये कथन है, इससे तो कोई इनकार हो ही नहीं सकता। और यह कथन उस व्यक्ति की उपस्थिति और श्रवण गोचरता में उस व्यक्ति से किया गया है जिस व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, इसमें भी कोई, ठीक है, दो मत नहीं हो सकते भाई। इसमें दो मत कहां हो सकते हैं, ये तो सही है, पीड़ित है लड़की और पीड़ित का आचरण सुसंगत है। यह कथन पीड़ित की उपस्थिति में और पीड़ित से किया गया है,
ठीक है, इसमें भी कोई, ठीक है, दो दिक्कत यह ही नहीं। अब लड़की ने ये हाथ के इशारे से ये कहा कि यस यही मर्डरर है। ठीक है, तो ये कथन और आचरण दोनों है। न्यायमूर्ति महमूद कह रहे हैं ये कथन भी है, ये आचरण भी है, और इस कथन की जो प्रकृति है, नेचर है, वो ये है कि आचरण को स्पष्ट करने वाला है। और न्यायमूर्ति महमूद रलाई करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, इस अधिनियम में जो दृष्टांत दिए हैं उनमें से एक का सहारा लेते हैं। और न्यायमूर्ति महमूद का यह कदम कानूनी दृष्टिकोण से कितना सही है, हमें इस पर नहीं जाना चाहिए। हमें किस बात पर जाना चाहिए, न्यायमूर्ति महमूद यहां से यह संदेश दे रहे हैं, और जो संदेश एकदम ठीक है, और जो हम आपसे लगातार कहते आते हैं कि दृष्टांत इसलिए दिया है लेजिस्लेचर ने कि सेक्शन को किस ढंग से पढ़ना है ये आपके सामने स्पष्ट हो जाए। ठीक है, दृष्टांत इसीलिए दिया गया कि आप अर्थान्वयन का कोई अन्य ढंग स्वीकार नहीं करेंगे, जो ढंग दृष्टांत में दिया है केवल उसी ढंग से सेक्शन को अर्थान्वयित करते हैं। जबकि एलएलबी के विद्यार्थी के रूप में जो आपकी आदत होती है, वो मेरी भी थी, वो आदत ये होती है कि मानो ये उदाहरण दे रखा है, ये उदाहरण नहीं है, ये अर्थान्वयन का तरीका दे रहा है आपको। और जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम पढ़ा रहे थे तब हमने बात की थी कि डेफिनेशन क्लास में क्या कहता है कि भूमि में मूलित जैसे पेड़ और झाड़ियां, उसी को भूबद्ध मानेंगे। जो भूमि में मूलित है किस तरह, पेड़ और झाड़ियों की तरह है। जो भूमि में मूलित है वो भूबद्ध नहीं, जो पेड़ और झाड़ियों के समान भूमि में मूलित है वही भूबद्ध है। और इसका उदाहरण आपकी किताबों में मौजूद है, कहता है कोई ऐसी चीज जो अपने ही वजन से जमीन में गड़ गई है वह भूबद्ध नहीं है। उदाहरण दिया उसने, कोई हल, कोई भारी चीज, कोई मशीनरी रखी हुई थी और आपने रखी जमीन पर और अपने ही वजन से वो भूमि में धंस गई, और अगर धंस गई तो वो भूमि में मूलित हो गई, लेकिन वो पेड़ और झाड़ियों के समान भूमि में मूलित नहीं है, इसलिए वह भूबद्ध नहीं है। विधायिका दृष्टांत आपको अर्थान्वयन का उपकरण ये उपलब्ध कराने के लिए दे रही है, इसलिए दृष्टांत के माध्यम से पढ़ेंगे सेक्शन को। और ये न्यायमूर्ति महमूद वो भी कर रहे हैं। ये जो कई सारे दृष्टांत दे रखे हैं, इनमें से एक दृष्टांत ये भी है कि एक व्यक्ति जिस पर चोरी का अभियोग था, या चोरी का अभियोग था या लगने वाला था, किसी ने कहा कि पुलिस आ रही है और वो भाग गया। पुलिस आ रही है और वो भाग गया। न्यायमूर्ति महमूद का तर्क है कि अगर ये शब्द ना आए होते कि पुलिस आ रही है तो नहीं भागता। आचरण कैसे हुआ? ठीक है, आचरण शब्द के उत्तर में हुआ और इसे आचरण माना है, इसे आचरण माना। दृष्टांत कहता है कि इसे आचरण माना, इसलिए यहां भी अगर प्रश्न आया और प्रश्न के उत्तर में उसने जो कुछ किया, ठीक है, वो आचरण भी है और कथन ये भी है। ठीक है, वो आचरण भी है, कथन भी है। न्यायमूर्ति पैथरम जो चीफ जस्टिस हैं, जिनकी बात बहुमत की थी, उनका यह कहना कि ना आचरण तो इसमें है ही नहीं। उनका कहना है कि इस दृष्टांत में कहा कि पुलिस आ रही है, वो भाग गया, तो भागना आचरण है, नो डाउट आचरण है, एक स्वतंत्र आचरण है। कहा गया और उन शब्दों का प्रभाव उसके आचरण पर पड़ गया, ग्राह्य हो गया। यहां लड़की का कंडक्ट है ही नहीं, यहां कंडक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस फर्क यहीं पर आ रहा। न्यायमूर्ति महमूद
हाथ के इशारे को कथन भी मान रहे हैं और कंडक्ट ये भी मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कंडक्ट भी है और ये कथन भी है। जो चीफ जस्टिस है वो कहता है ना, कथन ही है, कंडक्ट नहीं है। कंडक्ट तब होता जब ये इंडिपेंडेंट होता, ठीक है। और दृष्टांत इसलिए लागू नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि दृष्टांत में भागना स्वतंत्र कंडक्ट है, भागना स्वतंत्र कंडक्ट है और उस कंडक्ट पर प्रभाव पड़ा है शब्दों का, ठीक है ना। और यहां स्थिति यह है कि सिर्फ स्टेटमेंट है, कंडक्ट नहीं है, क्योंकि हाथ के इशारे को हम कंडक्ट मान ही नहीं सकते, ठीक है। इसे सिर्फ स्टेटमेंट ही माना जाएगा। वो बोल भी सकती होती और हाथ के इशारे से बताती तो एक बात यह थी कि हो सकता है हम इसे कंडक्ट मान भी लेते हैं, लेकिन इस दशा में जब वह बोल ही नहीं सकती, ये कंडक्ट नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, ठीक है। हम लोगों को विस्तार में नहीं जाना चाहिए, हमें इस एपिसोड से, क्योंकि ये जो सेक्शन है, इसमें ये जो मुकदमा है, ये सिर्फ एक एकेडमिक स्टैंडर्ड, एक एकेडमिक डिस्कशन की बात है, एक एकेडमिक इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली कथन तो मृत्युकाली कथन के रूप में ग्राह्य हो ही गया, यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण से, ठीक है। लड़की के कथन को विचारण पर जो प्रभाव डालना चाहिए था साक्ष्य के रूप में, वो तो उसने डाल ही दिया, ठीक है ना। लेकिन स्टेटमेंट किस सेक्शन में ग्राह्य हो, ये एकेडमिक इंटरेस्ट का विषय है और हमें इसमें सिर्फ इसी सीमा तक पढ़ना चाहिए कि हम एकदम क्लियर हो सकें कि किन व्यक्तियों का आचरण सुसंगत है, उन व्यक्तियों का जो पक्षकार हैं, अभिकर्ता हैं, या जिनके विरुद्ध की गई कोई कार्यवाही जो कि अपराध है, कार्यवाही का विषय है, उनका आचरण सुसंगत है। और साथ ही इस धारा में कथन भी सुसंगत है यदि वे आचरण के साथ साथ हुए और इस प्रकार के हैं कि वे आचरण को स्पष्ट करने वाले हैं, ठीक है, तब कथन भी इस धारा में सुसंगत है। लेकिन अगर कथन इस धारा में विसंगत भी है तो वह अन्य किसी सेक्शन में सुसंगत यदि है तो उसकी सुसंगति पर इस धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अन्य जगह पर सुसंगत बना रहेगा। यहां आचरण के साथ साथ होना चाहिए, आचरण पर प्रभाव डालता हो या आचरण से प्रभावित हो, जैसा भी हो, ठीक है, तब कथन भी इस धारा में सुसंगत होगा। और हमने आपसे कहा था कि ये एफआईआर, ये परिवाद, ठीक है, एफआईआर या परिवाद, जिसे आप सीआरपीसी में एफआईआर कहते हो, उसे एविडेंस एक्ट में परिवाद यही कहा जाता है, क्योंकि परिवाद हिंदी है, शिकायत आम बोलचाल का शब्द है, अंग्रेजी कंप्लेंट है। जब सीआरपीसी में आप बात करते हो तो वहां चूंकि कंप्लेंट परिभाषित है, इसलिए वहां कंप्लेंट का अर्थ, ठीक है, उस प्रकार का कथन हो जाता है जिसे वहां परिवाद के तौर पर डिफाइन किया गया है। लेकिन जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं तो यहां एफआईआर, एनसीआर और वो जो सीआरपीसी में कंप्लेंट माना जाएगा, उस सबको यहां कंप्लेंट ही मानते हैं। इसलिए एफआईआर आदि का साक्ष्य इसे देने की ताकत कहां से आती है? धारा 8 से, क्योंकि वो सुसंगत है, उसका साक्ष्य दिया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ कथन नहीं है, सिर्फ कथन नहीं है, सिर्फ कथन तो ये है। हमने आपसे पूछा कहां से आ रहे हो, आपने बताया यहां से आ रहे हैं। न मेरे पूछने का कोई अर्थ है, न मेरे पूछने का, हमने कोई उद्देश्य से आपसे कुछ नहीं पूछा और आपने किसी उद्देश्य से हमें कुछ बताया भी नहीं है। एफआईआर आप सोद्देश्य कर रहे हो, एफआईआर इस आचरण के साथ है कि आप उसे दंडित कराना चाहते हो, इसलिए नाम बता रहे हो, इनने किया, फर्क है।
और इस फर्क को देखना होगा, और इस फर्क को देखने में कानून के लोग सक्षम है, इसीलिए वे विद्वान कहलाते हैं। ये फर्क है स्टेटमेंट्स का। दैट इज, इट इज नॉट ए मियर स्टेटमेंट, ये मियर स्टेटमेंट नहीं है। तो एफआईआर इसी सेक्शन में ग्राह्य होती है, ठीक है, सुसंगत होकर। और एफआईआर परिवाद ठीक है, आ गई है जो सीआरपीसी। आगे हम क्यों करें? क्योंकि सीआरपीसी में परिवाद अलग से डिफाइन है। उस सबका साक्षी यहां धारा 8 में ही देते हैं। लेकिन अगर ये, अब एक दिक्कत आती है, नॉर्मली एफआईआर आप स्वतंत्र रूप से करते हो, इनने हमें मारा, ठीक है, ये परिवाद है। हमने आपसे पूछा किसने मारा, आपने बताया इनने मारा, क्या यह परिवाद है? यानी प्रश्न के उत्तर में जो कथन किया जाए, क्या यह परिवाद है? क्योंकि ऑर्डिनरी, नॉर्मली परिवाद स्वतंत्र होता है, ठीक है, परिवाद स्वतंत्र होता है। इस विषय पर 2 मुकदमे भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आप लोग पढ़ रहे हैं, दोनों इंग्लैंड के हैं, वो नोट है। और हमने कहा वे इंग्लैंड के मुकदमे जरूर हैं, लेकिन हमारे जो कानून के सिद्धांत हैं और जो इंग्लैंड के कानून के सिद्धांत हैं, जो दुनिया में साक्ष्य से संबंधित कानून के सिद्धांत हैं, वे कमोबेश एक ही जैसे हैं। इसलिए दुनिया में ऐसे मुकदमे हो सकते हैं जो हमारे यहां की विधिक स्थितियों को खूब ढंग से स्पष्ट करते हो, और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें उनकी सहायता अपने विधिक सिद्धांतों को समझने में, ठीक है, लेने में कोई कठिनाई या कोई गुरेज ये नहीं होना चाहिए। इसलिए उन मुकदमों का जो इंग्लैंड में डिसाइड हुए, उनका वर्णन हमारे यहां की किताबों में मिलता है। वहां क्या है, एक लड़की अपनी छोटी बहन के साथ, ठीक है, भागी जा रही थी, तब उस पर हुए अशिष्ट आक्रमण के संबंध में मुकदमा ये चल रहा था। ये साक्ष्य दिया गया कि लड़की भागी जा रही थी, लड़की की छोटी बहन ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि फला ने ये किया। इस कथन को कि फला ने ये किया रजिस्टर नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर मानने के लिए वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, ठीक है, वे सुसंगत मान लिए जाएंगे, लेकिन वे विवादित तथ्यों से इतने समय पूर्व, इतने समय पश्चात या उनके साथ साथ घटित हुए हो कि वे एक ही संव्यवहार के भाग ये बन गए हो। विवादित तथ्य घटित हो चुके हैं, उसके बहुत बाद है, इसलिए रजिस्टर नहीं है, एडमिशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि एडमिशन की डेफिनेशन जब हम लोग देखेंगे, वे कथन जो अनुमान इंगित करते हैं विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रति, वो भी नहीं हो रहा। डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, क्योंकि मृत्यु की कोई बात ही नहीं, न मृत्यु के संव्यवहार की कोई बात, कुछ है ही नहीं। अगर ये हटा दिया जाए तो एक साक्ष्य में कमी ये आ जाएगी, अभियोजन में। इसलिए डिफेंस पूरा जोर लगाएगा, ठीक है ना, कि सेक्शन 8 में ये रिलेवेंट ना हो पाए, और अगर इसे परिवाद मान लिया जाए, ठीक है, तो ये सेक्शन 8 में रिलेवेंट हो जाएगा। इसलिए सवाल उठ गया कि परिवाद तो हमेशा स्वतंत्र रूप से होता है। ये बात तो प्रश्न के जवाब में आई है, किसने मारा, उसने कहा उसने मारा, ये तो प्रश्न के जवाब में है, इसे कैसे मान ले परिवाद? और जो परिवाद नहीं तो ये सिंपल कथन हो जाता है, क्योंकि परिवाद आचरण के साथ कथन है, सिंपल कथन तो आचरण के साथ नहीं है। इस विषय पर डिसाइड करना पड़ा, और वो बात हमारे यहां आज भी रिलेवेंट है। न्यायालय ने कहा कि कथन यानी परिवाद होने ही वाला था, उससे पहले प्रश्न आ गया, ठीक है, तो इससे परिवाद की प्रकृति बदलकर कथन की हो जाए, यह नहीं माना जा सकता। एक काम बस होने ही जा रहा था, छोटी बहन के बजाय कोई ऐसा अथॉरिटीफुल आदमी पड़ा होता सामने, तो लड़की बताने तो जा ही रही थी,
घर जाती मां बाप को बताती। इससे पहले ही छोटी बहन ने पूछ लिया कि क्या हुआ, उसने बता दिया। ठीक है, ये हुआ है। तो सिंपली सिर्फ इसलिए कि प्रश्न के उत्तर में कोई कथन किया गया है, वो परिवाद होने की क्षमता से हीन ये तो नहीं हो जाता, सिर्फ इसलिए। हां, कुछ और जुड़ जाए आके तो बात अलग भी हो जाएगी। जैसे वही कहता रहा, केवल धर्म, केवल जाति, केवल लिंग, केवल जन्म स्थान, इसके आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता। केवल धर्म, हालांकि केवल लिंग, केवल जन्म स्थान ये नहीं लिखा है, लेकिन जो पढ़ने का ढंग होता है उसके मुताबिक वो केवल शब्द सबके पहले पढ़ लिया जाएगा। ठीक है ना? तो केवल धर्म, केवल जाति, केवल लिंग, केवल जन्म स्थान, इसके आधार पर विभेद नहीं होगा, लेकिन धर्म और लिंग इसके आधार पर होगा। ठीक है ना? लिंग के साथ कुछ और जुड़ गया होगा। ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व अमुक जगहों पर ठीक नहीं है, जब वे अपनी सामाजिक स्थितियों के कारण, ठीक है, कि ट्रेन आदि में स्थान नहीं पा सकती बराबरी के, उस बराबरी के स्तर पर, जिसे स्टैटिक इक्वलिटी कहते हैं, इसलिए रिजर्व करेंगे सीट। केवल लिंग का सवाल नहीं है, अन्य चीजें जुड़ रही हैं उसमें। तो कोई भी कथन सिर्फ इसलिए परिवाद होने से हीन हो जाए कि प्रश्न के उत्तर में उसे कर दिया गया, ये तो नहीं है। हां, प्रश्न आया होता तो कोई कथन हुआ ही ना होता, अब बात अलग है। कथन होने ही वाला था, पहले प्रश्न आ गया, अब बात अलग है। जो यहां स्थिति है वो तो यह है कि कथन तो होने ही वाला था, पहले प्रश्न आ गया, इसलिए रिलेवेंट। ठीक है, और उन्होंने कहा तो हमारे लिए जो सीखने की बात है वो ये कि परिवाद या एफआईआर ये सारे के सारे धारा 8 में सुसंगत होते हैं। क्यों? ये ऐसे कथन हैं जो आचरण के साथ है। ठीक है, और आचरण को स्पष्ट करने की क्षमता ये रखते हैं, इसलिए ये सुसंगत है। तो सेक्शन 6 दो स्पष्टीकरण और दृष्टांत आप खुद देख लेंगे, और दृष्टांत जरूर देखेंगे, क्योंकि दृष्टांत कोई तो हेतु को स्पष्ट करेगा कि हेतु यानी किस ढंग से हेतु दिखाई देता है घटनाओं में, और उसका साक्ष्य रिलीवेंट तो घोषित धारा कर ही रही। कुछ तैयारी के दृष्टांत होंगे, कुछ आचरण के दृष्टांत होंगे, कुछ स्पष्टीकरणों के दृष्टांत होंगे कि अपराधी की श्रवण गोचरता में और उसकी उपस्थिति में कुछ कहा जाएगा और उस कहने का प्रभाव उसके आचरण पर दिखाई देगा। ठीक है ना? तो आचरण जो कथनों से प्रभावित है, यह कथन, ठीक है, जो आचरण से प्रभावित है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के दृष्टांत आपको दिखाई देंगे, और दृष्टांत बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएंगे, इसलिए तो हाई है, लेकिन हमने कहा ना, परीक्षा पास करना ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। जीवन की परीक्षा में पास होना ये जीवन का उद्देश्य हो सकता है। तो जीवन की परीक्षा पास करने के लिए दृष्टांत पढ़ना जरूरी है। यह अलग बात है कि जीवन की परीक्षा को पास करने की तैयारी आपको परीक्षा में तो पास कर ही देगी, इसलिए दृष्टांत कतई नहीं छोड़ेंगे आप कोई भी, और सारे के सारे दृष्टांत देखेंगे। कल हम लोग सेक्शन 9 पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम और नया धारा 7 इस पर बात करेंगे, देखेंगे।